Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes। और आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर नंबर 4 शंखनाद सीरीज के अंदर। शंखनाद सीरीज स्पेशली डिजाइंड है एसएससी जे 2023 की प्री एग्जामिनेशन की इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट एसएससी जे में ज्यादा आते हैं और उनको प्रेफरेंस वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एक सेशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि इस सेशन के अंदर आपको एक साथ 3 सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। सो ये जो शंखनाद सीरीज है ये स्पेशली डिजाइंड मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज है। मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का मतलब है कि एक नहीं बल्कि 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एसएससी जे लेवल पर मेनली फोकस किए गए डेवलप्ड क्वेश्चन है। तो इससे एसएससी जे कैसे क्वेश्चंस पूछता है उसका भी आपको आइडिया लगेगा और साथ में आप अपनी एसएससी जे की प्रिपरेशन कम टाइम के अंदर बहुत ही इफेक्टिव मैनर में कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ये हमारा 4th सेशन है बिल्डिंग मटेरियल क्यूएससी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो यहां पर मैं डील करूंगा आपका क्यूएससी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन और विजय सर डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के क्वेश्चंस को। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे ज्यादा देर नहीं करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि मैं और विजय सर डेली मंडे टू फ्राइडे 4 PM पर ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे और मैं और जितेंद्र सर ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन आपके लिए लेकर आएंगे मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसी तरीके से उनके लिए जो अंकुर सर हैं, प्रशांत सर हैं, वो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन डील कर रहे हैं और जो अनामिका मैम है वो जनरल साइंस का पोर्शन जिसमें लाइफ साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पोर्शन वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा यहाँ पे सेशन। और जो हमारा वीकेंड स्पेशल सेशन है यानी सैटरडे एंड संडे उसमें हम मैराथन सेशन लेकर आने वाले हैं, जिस मैराथन सेशन के अंदर एक क्लास में कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लाइव जुड़कर। सो लाइव सेशन होंगे। यहां पर सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन 4th सेशन शंखनाद सीरीज बिल्डिंग मटेरियल क्यूएससी एंड एफएम। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं बिल्डिंग मटेरियल एंड एफएम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन मैसनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्यूएससी से स्पेसिफिकेशन पार्ट से है, स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट वर्क। तो यहां पर मैसनरी वर्क जो ब्रिक वर्क होता है उसमें कब रिडक्शन नहीं किया जाता? ओपनिंग अप टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओपनिंग अप टू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओपनिंग अप टू 1500 एंड ओपनिंग अप टू 1800। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैसनरी वर्क में हम रिडक्शन नहीं करते हैं ओपनिंग साइज के लिए। और ओपनिंग साइज वो भी कितना? 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब 0.1 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 10,000। तो 0.1 इंटू अगर हम 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर करें तो दिस विल बिकम 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की ओपनिंग तक के लिए कोई रिडक्शन नहीं करते हैं, ये हमारा ब्रिक वर्क का है। वहीं पर मेन जो आपसे पूछा जाता है वो प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग का भी पूछते हैं। ब्रिक वर्क, मैसनरी वर्क और आरसीसी वर्क में कभी कभी पूछते हैं, बट प्लास्टरिंग पॉइंटिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग जो है वो 0.5 मीटर स्क्वायर तक है तो हम कोई रिडक्शन नहीं करते हैं। अगर 0.5 से लेकर अगर 3 मीटर स्क्वायर तक है तो ऐसी कंडीशन में हम डिडक्शन करते हैं वन साइड के लिए और जेम्स सॉफिट सील को अकाउंट नहीं करते हैं। और अगर एरिया जो ऑफ ओपनिंग जो है वो 3 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है तो हम बोथ साइड के रिडक्शन करते हैं और उसमें हम जेम्स सॉफिट सील को भी कैलकुलेट करते हैं और उसमें जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी आंसर, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक कोई भी रिडक्शन नहीं किया जाता। इसमें यहां पर मैंने साथ में और भी डिटेल लिख दी है मैसनरी की। ओपनिंग अप टू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर या 0.1 स्क्वायर मीटर, एंड ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर एक्सेट्रा अप टू 500 स्क्वायर मीटर। ठीक, या 0.5, जस्ट यहां पर 0.05, जस्ट इसका हाफ 0.05 स्क्वायर मीटर तक का रिडक्शन नहीं करेंगे एंड ऑफ बीम, पोस्ट या राफ्टर में। और जो बेड प्लेट है, वॉल प्लेट से बियरिंग है, बालकनी, छज्जा एंड वर्क एक्सटेंडिंग अप टू 10 सेंटीमीटर डेप्थ, द बियरिंग ऑफ द फ्लोर एंड रूफ स्लैब्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम मैसनरी। जो बियरिंग, जो प्रोजेक्शन आएगा किसका? रूफ स्लैब या फ्लोर स्लैब का मैसनरी वॉल के अंदर, उसके लिए कोई रिडक्शन नहीं करना है। ठीक है, और ऐसे वर्क जिनकी जो डेप्थ है, ठीक है, बीम वगैरह जो भी जो उनकी डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर तक है
तो रिडक्शन नहीं करना है, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होने पर रिडक्शन करना है। फ्लोर स्लैब, रूफ स्लैब का रिडक्शन नहीं करना है। अगर एंड ऑफ बीम पोस्ट राफ्टर है तो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर या 0.05 स्क्वायर मीटर। और कोई भी ओपनिंग है ब्रिक वॉल के अंदर, डोर के लिए, विंडो के लिए, वेंटिलेटर के लिए, किसी भी पर्पस की अगर ओपनिंग आ रही है तो 0.1 स्क्वायर मीटर तक या 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक हम कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर सीडी रेंजेस फ्रॉम। इसमें आप ध्यान रखना, वेंचुरी मीटर सबसे एफिशिएंट डिवाइस है, तो वेंचुरी मीटर का जो सीडी है वो लाई करता है 0.95 टू 0.99। वहीं पर जो हमारे पास फ्लो नोजल मीटर होता है, फ्लो नोजल ये भी डिवाइस है, डिस्चार्ज मेजर करने में काम आता है पाइप में। इसमें लगभग होता है 0.85 टू 0.90। और सबसे कम होता है ओरिफिस मीटर का। ओरिफिस मीटर का जो सीडी होता है वो होता है 0.62 टू 0.67। ये हमारा ओरिफिस का मीटर का यहाँ पे सीडी है। तो सबसे ज्यादा जो सीडी है वो किसका है? वेंचुरी मीटर, देन नोजल मीटर एंड देन ओरिफिस मीटर। इसमें यह भी ध्यान रखना है, जो सीसी होगा, अगर हमारे पास वेंचुरी मीटर है तो उसका सीसी 1 होगा, और जो ओरिफिस मीटर है उसका सीसी 1 से कम होगा। मतलब 0.6 के आसपास भी हो सकता है, 60% के आसपास, क्योंकि ओरिफिस मीटर में वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है, वेंचुरी मीटर में वेना कॉन्ट्रैक्टा ओरिफिस यानी थ्रॉट पर ही बनता है। ठीक है, तो सीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ओरिफिस और थ्रॉट। तो वेंचुरी मीटर में थ्रॉट पर ही वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है, सबसे मिनिमम एरिया वहीं पर होता है, इसलिए वहां पर वो 1 हो जाएगा। बट सीसी की वैल्यू ओरिफिस मीटर में 1 से कम होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.95 टू 0.99। सीडी जो है इसका फॉर्मूला अगर पूछे तो सीडी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल डिस्चार्ज के अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, सीसी कितना होता है? एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस, या वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। और सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ये हमारा सीवी का फॉर्मूला होता है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग मे बी अबाउट। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को डिसमेंटल कर कर सेल करें, वो भी कब? उसके यूजफुल लाइफ के बाद। विथ डिसमेंटलिंग वर्क आता है, वर्ड आता है डेफिनेशन में, तो वो स्क्रैप वैल्यू है। वहीं पर अगर आपसे बोला जाए किसी भी चीज को उसके यूजफुल लाइफ के बाद सेल कर रहे हैं और विदाउट डिसमेंटलिंग सेल कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे सैल्वेज वैल्यू। क्या बोलेंगे? सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू के लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, बट ये ध्यान रखना है सैल्वेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा। बट जो स्क्रैप वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इवन 0 भी हो सकती है। और स्क्रैप वैल्यू जो होती है इसका एक और नाम जंक वैल्यू भी होता है। और जो स्क्रैप वैल्यू होती है परसेंटेज में 10% होती है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैसे हो सकती है? इसलिए हो सकती है कि अगर मान लो आपने जब यूजफुल लाइफ के बाद उसको सेल करा तो उसको डिसमेंटल करने में कुछ पैसा लगेगा। अब जो हमने जब उसको सेल किया तो हमें पैसा मिला 100 रुपए, और डिसमेंटल में करने में हमारे 40 रुपए लग गए, तो हमारे पास फिर भी 60 रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास आए, तो ये पॉजिटिव स्क्रैप वैल्यू हो गई। तो स्क्रैप वैल्यू 100 नहीं होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी +60। वहीं पर अगर हमने उसको सेल करा 100 में और उसको डिसमेंटल करने में भी 100 लग गए, तो 0 हमें स्क्रैप मिला। और वहीं पर अगर हमने उसको सेल किया 40 में और डिसमेंटल करने में 100 रुपए लग गए थे, पर सेल कितने में किया? कबाड़ कितने में गया? 40 में, तो 60 रुपए हमारे अपने पास से लग गए एक्स्ट्रा। तो ये यहाँ पे -60 इसका स्क्रैप होगा। तो स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सेल्वेज हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेल्वेज में आप विदाउट डिसमेंटलिंग बेच रहे हैं। तो अब अगर आप फ्री में तो बेचेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो अमाउंट चार्ज करेंगे उसको जब बेचेंगे, तो आपको भले ही बहुत कम पैसा मिले बट कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा, आपके पास से कुछ नहीं गया। इसलिए सेल्वेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10%। अगला आता है प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग एंड वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट। जब भी हम किसी भी
वर्क का फील्ड पर जब प्रोजेक्ट चल रहा है, तो किसी भी वर्क का जब हमें उसके एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है कि कितना इसमें हमें कॉस्ट लगा उस वर्क को करने में, प्रोजेक्ट चालू होने से पहले हम कौन सी कॉस्ट पता करते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट। बट जब प्रोजेक्ट चल रहा है, जब वर्क होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो हम उसमें कितना खर्च हो रहा है ये हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और उसको हम रखते हैं फाइनल बिल के द्वारा। तो वो फाइनल बिल में हम जो एक्चुअल कॉस्ट रखते हैं वो कैसे पता करते हैं? वो हम पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर डे कितना मटेरियल खर्च हुआ जो हमने सप्लायर से मंगा रखा था, और कितना लेबर लगी। मेनली खर्चा तो यही आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर। तो आज कितना मटेरियल यूज हुआ, आज कितना लेबर लगी, उन सब का हमारे कॉस्ट आ जाएगा। उसमें हम कंटीजेंसी वगैरह सब जोड़ लेंगे, तो उससे भी हम आज दिन में कितना काम हुआ उसका हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि आज कितने रुपए का काम हुआ। और इस प्रोसीजर को डे वर्क कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डे वर्क बोलते हैं। लमसम अमाउंट ऐसे आइटम का कॉस्ट होता है जिन्हें लमसम आइटम्स बोलते हैं। और लमसम आइटम्स वो होते हैं जो होने हैं, ये तो कंफर्म है, जो सर्टेन है कि ऐसे सर्टेन वर्क जो फिक्स्ड हैं, ठीक है, बट साथ में उनका जो क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है ड्राइंग को देखकर वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे वर्क को हम लमसम में देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें आ जाएगा, वाटर सप्लाई वर्क आ जाएगा, प्लम्बिंग आ जाएगा इसके अंदर, सैनिटेशन आ जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रिक फैन भी इसी के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रिक फैन के लिए 4% लेते हैं ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, सैनिटेशन के लिए 8% लेते हैं, प्लम्बिंग के लिए 8% लेते हैं, वाटर सप्लाई के लिए 8% और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8% लिया जाता है। प्राइम कॉस्ट हमारे जो भी ये जो लमसम आइटम्स होते हैं इनकी जो कॉस्ट है उन्हें हम लमसम बोलते हैं। लमसम कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट आई उसे वो लमसम आइटम हो गए, और उनकी कॉस्ट को हम लमसम अमाउंट तो बोल सकते हैं, और साथ में उनका एक और नाम प्राइम कॉस्ट भी होता है। तो लमसम अमाउंट का ही एक और नाम प्राइम कॉस्ट होता है। और प्रोविजनल सम ऐसे अमाउंट ऑफ ऐसे वर्क का कॉस्ट होता है, अमाउंट ऑफ सर्टेन वर्क, ऐसे वर्क जो कि स्पेशल वर्क होते हैं, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, वो होते लमसम जैसे ही हैं, जिनका एग्जैक्ट क्वांटिटी कैलकुलेशन करना ड्राइंग को देखकर पॉसिबल नहीं है। बट लमसम आइटम में और प्रोविजनल के आइटम्स में इतना सा अंतर है कि ये काम वो है जो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्टर जानता है, करता है, वो इतना कर सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटेशन, ये सब हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आता है। बट एसी फिटिंग, कोई स्पेशल ऑर्नामेंटल वर्क, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम एस्टिमेशन, जैसे मैंने बोला कि फायरप्लेस बनानी है या नल फिटिंग है, तो ये सब किस में आता है? जिनका ड्राइंग देखकर पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, क्वांटिटी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब उसमें अगर साधारण से काम है जो हर प्रोजेक्ट में आते हैं, कॉमन है, जो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, तो वो लमसम आइटम में आते हैं। और जो वो नहीं कर सकता है वो प्रोविजनल में चले जाएंगे, ठीक है। और वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर करता है, जैसे एसी फिटिंग है, तो एसी हर प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, तो उसका एसी फिटिंग में हम ये नहीं कर सकते कितना लंबाई, कितना कितना विड्थ, कितना कितना, हम एसी फिटिंग में नंबर कंसीडर करेंगे। और जो नंबर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, इसलिए उसको प्रोविजनल में कर रहे हैं अलग से, कि फिक्स नहीं है, बट अभी हम ऊपर से ले रहे हैं, और उसके लिए अलग से कोई हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, वो उस प्रोजेक्ट उस वर्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसका जो अमाउंट है, जो हमने उसके लिए अमाउंट रख दिया, जैसे मान लो हमने सोचा कि हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 ऐसी यूनिट इस पूरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे अलग अलग रूम्स में, तो 8 एसी का जो चार्ज है वो हमने एस्टिमेशन में ले लिया। तो जो अमाउंट आया उसका, मान लो 6 लाख रुपए, तो वो प्रोविजनल सम है। प्रोविजनल सम इज अमाउंट ऑफ द स्पेशल वर्क जिनका क्वांटिटी एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है। प्राइम कॉस्ट एंड लमसम अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ लमसम आइटम्स, दे आर द ऑर्डिनरी वर्क्स ऑफ विच एग्जैक्ट क्वांटिटी कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। है तो ऑर्डिनरी वर्क, बट इन क्वांटिटी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फैन, सैनिटेशन, प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज,
तो वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद सिर्फ दो ही हैं, एक तो स्क्रैप है और एक सेल्वेज है। अगला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टिल डेट हो सकता है, मार्केट वैल्यू चीज ही अलग है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू द प्रीवियस ईयर, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टिल ईयर, क्योंकि जिस समय हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बुक वैल्यू भी टाइम स्पेसिफिक होती है, जिस समय हमें बुक वैल्यू निकालनी है उसी समय हमें उस समय तक का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, इसलिए टिल डेट वाला ज्यादा करेक्ट है, प्रीवियस ईयर का नहीं, पिछले साल तक का नहीं। अगर हम 2023 में अगस्त में निकाल रहे हैं तो हमें जुलाई तक कितना हो गया वो लेना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक। अगली चीज बुक वैल्यू जो होती है, ये ध्यान रखना, जो बुक वैल्यू होती है ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। और कभी आपसे बोलें कि बुक वैल्यू आपके किसी भी वर्क की, किसी भी कमोडिटी की स्टार्टिंग में कितनी होती है, तो उसी को कैपिटल वैल्यू बोलते हैं या कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। और वहीं पर एंड ऑफ यूजफुल लाइफ या यूटिलिटी पीरियड पर बुक वैल्यू को क्या बोलेंगे, तो उसी को स्क्रैप या सैल्वेज बोलेंगे, उसी को स्क्रैप या सैल्वेज बोला जाएगा। क्लियर है यहां तक? और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकती है। A fluid which has shear stress proportional to rate of shear strain is called, देखो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का जो ग्राफ है वो है टाउ बराबर टाउ नॉट प्लस म्यू डी बाई डी वाई, ये इनका हमारे पास इक्वेशन है। वहीं पे रियल फ्लूइड तो सब होते हैं, रियल फ्लूइड न्यूटोनियन भी होते हैं और रियल फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन भी होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के रियल फ्लूइड हैं। आइडियल फ्लूइड तो वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी ही जीरो है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जैसे कि डायलेटेंट सुडोप्लास्टिक, डायलेटेंट सुडोप्लास्टिक, रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रोपिक, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब आते हैं नॉन न्यूटोनियन के अंदर। और नॉन न्यूटोनियन में मेनली क्या है, शियर स्ट्रेस डी यू बाई डी वाई की पावर एन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब पावर एन के प्रोपोर्शनल है, मतलब जब भी इनका शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेन ग्राफ बनेगा तो ये ऐसा कुछ आएगा, कर्वीलिनियर बनेगा। हमें क्या बोला है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब पावर वन के प्रोपोर्शनल। तो शियर स्ट्रेस जो है वो डी यू बाई डी वाई की पावर वन के प्रोपोर्शनल हो, ऐसा दो ही केस में होता है। उसका एक तो है न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा है आइडियल प्लास्टिक या बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। जैसे अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड में ग्राफ देखें तो वो ग्राफ ऐसा बनता है, और नॉन न्यूटोनियन में देखें तो उनका जो ग्राफ है वो भी ऐसा बनता है। दोनों का स्ट्रेट लाइन है, जब लीनियर ग्राफ होगा तभी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और साथ में न्यूटोनियन का ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इनका कुछ थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से स्टार्ट होगा, बस इतना सा अंतर है और कोई खास अंतर इसमें नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आइडियल प्लास्टिक, क्योंकि न्यूटोनियन एग्जाम्पल में ऑप्शन में नहीं है। अगर न्यूटोनियन होता तो फिर हम पहले उसको टिक लगाते हैं, बट दोनों आंसर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज फिलिंग द ब्लैंक्स बाय कनेक्टिंग पाइप्स इन पैरेलल। जैसे अगर मान लो कि हम सीरीज अरेंजमेंट की बात करें तो सीरीज में क्या होता है, अगर हमारे पास तीन पाइप हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर ऐसे तीन पाइप हैं। अब तीन पाइप है तो इस कंडीशन में यहां पे डिस्चार्ज कितना है Q1, यहां पे कितना है Q2, यहां पे कितना है Q3, ये ऐसा यहां पे डिस्चार्ज है। और एनर्जी लॉस कितना है, HF1, HF2, HF3। क्लियर है इतना? तो क्या होता है, सीरीज में जो डिस्चार्ज है वो सेम होता है, बस जो एनर्जी लॉस है HF बराबर HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। ठीक है, एनर्जी लॉस यहां पर रेट होता है। और जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी जो लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी।
अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो ये आपको पता होगा एनर्जी लॉस, प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस ही हेड लॉस होता है। वहीं पर अगर सपोज मान लीजिए कि ये पाइप हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल इंक्लाइंड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पीजोमेट्रिक का डिफरेंस होगा, ठीक है, पर प्रेशर तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। अब इसी केस में अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें और अगर हम तीन पाइप को पैरेलल में कनेक्ट करें, ये तीन पाइप है और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा और उससे हमने एक मेन पाइप बनाया, तो यहां से हमें डिस्चार्ज कितना मिला Q1, इधर से कितना मिला Q2, इधर से कितना हमें मिला Q3। यहां पर हमें एनर्जी लॉस कितना मिला HF1, यहां पर HF2, यहां पर HF3। तो इसमें जब यहां पे डिस्चार्ज मिलेगा Q और इसमें जो एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी लॉस जो होता है वो पैरेलल में हमेशा सेम होता है। सभी में तीन पाइप है, तीनों में ब्रांच पाइप है, तीनों में एनर्जी लॉस सेम होगा, बट जो डिस्चार्ज होता है वो यहां पर एड ऑन हो जाता है। मतलब पैरेलल में क्या होगा, तीन ब्रांच पाइप पैरेलल में और मेन में कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज फिलिंग द ब्लैंक्स बाय कनेक्टिंग पाइप्स इन पैरेलल। अगर तीन पाइप्स को पैरेलल में लगा दिया और उनसे मेन बनाए एक मेन पाइप, तो डिस्चार्ज क्या होगा, तो अगर यहां डिस्चार्ज है 100, यहां 100, यहां 100, तो यहां क्या हुआ 300, मतलब बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया ना, तो सही आंसर क्या होगा, इज इंक्रीज्ड। तो ये अपने जीवन में उतार लो। एक बात आपको बता रहा हूं कि अगर हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कोई नहीं बताएगा, सेम डिस्चार्ज पे, ठीक है, सेम डिस्चार्ज पे अगर हमारा जो सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी लॉस बढ़ रहा है और लॉस बढ़ेगा तो प्रेशर का डिफरेंस बढ़ेगा। तो अगर हमें सेम डिस्चार्ज पे जो प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर है इन पाइप, प्रेशर इन पाइप, अगर हमें उसे इंक्रीज करना है तो हम सारे पाइप को सीरीज में अरेंज कर दो, ठीक है। और अगर हमें सेम प्रेशर पे, उतने ही प्रेशर पे या उतने ही एनर्जी लॉस पे, हेड लॉस पे, अगर हमें हाई डिस्चार्ज चाहिए, ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए फ्लो से पाइप के द्वारा, तो हम सारे पाइप को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये सीरीज पैरेलल का गुड़ रहस्य है जो कभी मालूम नहीं चलेगा, बट क्वेश्चंस आते हैं, रेयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करा। तो ये आज के बाद जीवन में खून में उतार लेना है हमें हमेशा के लिए। अगर सेम डिस्चार्ज पे हाई प्रेशर चाहिए दो पॉइंट के बीच में, तो सारे पाइप को सीरीज में लगाओ, और अगर हमें सेम प्रेशर या सेम हेड लॉस पे हायर डिस्चार्ज चाहिए तो पाइप्स को पैरेलल में लगाओ। नेक्स्ट है हमारे पास इन गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दी स्केल। देखो जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो प्रेशर को मेजर करते टाइम हमारे पास दो स्केल होती हैं, एक एटमॉस्फेरिक स्केल और एक एब्सोल्यूट जीरो स्केल। एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल में हम जो कंप्लीट वैक्यूम होता है, कंप्लीट वैक्यूम जो होता है जिसको 0 पास्कल बोलते हैं, उसको हम डेटम मानते हैं। क्या मानते हैं, उसको डेटम। और एटमॉस्फेरिक के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम हमारा डेटम मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो एटमॉस्फेरिक स्केल से हमें दो प्रकार के प्रेशर मिलते हैं, एक गेज मिलता है जो उससे ऊपर है और एक हमें वैक्यूम प्रेशर मिलता है जो उससे नीचे है। वैक्यूम अलग है और कंप्लीट वैक्यूम अलग है। कंप्लीट वैक्यूम मतलब जहां कोई नहीं है, जहां 0 पास्कल प्रेशर है, वो कंप्लीट वैक्यूम। कंप्लीट वैक्यूम अलग होता है और वैक्यूम अलग है। वैक्यूम का मतलब है जो एटमॉस्फेयर से नीचे, वहां वैक्यूम। जहां प्रेशर 1 एटीएम से नीचे होगा वहां वैक्यूम बन जाता है। और 1 एटीएम जब धीरे धीरे खत्म, 1 एटीएम भी कम जो 1 एटीएम होता है वो भी आपका 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है। तो जब 1 एटीएम से भी प्रेशर 10 की पावर 3 होगा तो उससे कम है तो वो वैक्यूम, 10 की पावर 2 वो वैक्यूम, 10 की पावर 1 0.1, ऐसे करते करते जब वो 0 हो जाएगा तब बनेगा कंप्लीट वैक्यूम। ठीक, और कंप्लीट वैक्यूम के रेफरेंस में अगर प्रेशर हम कहीं भी नापें तो उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। यानी कि एटमॉस्फेरिक स्केल के अंदर
जो गेज प्रेशर है या वैक्यूम प्रेशर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिया जाता है, 0 मानते हैं, क्योंकि वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। उसी से कितना ज्यादा वो गेज और उसी से कितना कम वो वैक्यूम। फिजिकल डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू, देखो डेप्रिसिएशन जब हम समझते हैं तो डेप्रिसिएशन में एक पॉइंट ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन के कॉज आपसे पूछे जा सकते हैं, वैसे तो मेथड्स पूछते हैं, ठीक है। अगर कॉज पूछे जाएं तो इसमें इसके 3 मेन कॉज हैं। पहला कॉज है फिजिकल फैक्टर, दूसरा इसमें कॉज आता है इकोनॉमिकल ऑब्सिलिसेंस, और एक और आता है फंक्शनल ऑब्सिलिसेंस। ये 3 कॉज हैं डेप्रिसिएशन के। पहले इन तीनों को समझना। जो फिजिकल फैक्टर हैं उसमें मेनली आता है वियर एंड टियर, और उसका यूजफुल लाइफ कितना आपने उसको यूज कर लिया। इकोनॉमिकल ऑब्सिलिसेंस के अंदर आता है वॉर एंड क्राइम की सिचुएशन, वॉर, क्राइम और पेंडेमिक, कोविड वगैरह सिचुएशन। और फंक्शनल ऑब्सिलिसेंस के अंदर आता है एक यहां पे टर्म आएगी चेंज, मतलब ओल्ड फैशन डिजाइन और मटेरियल। जो बिल्डिंग के डिजाइन है वो ओल्ड फैशन है, जो मटेरियल यूज करे वो ओल्ड फैशन है। ये सब फंक्शनल ऑब्सिलिसेंस में आता है। इकोनॉमिकल ऑब्सिलिसेंस में आता है वॉर क्राइम की सिचुएशन, से यूक्रेन के अंदर अभी हो रही है, या पैंडेमिक, जब कोविड के टाइम में जो कमोडिटीज थी, उनके जो जमीन थी, उनके प्राइस कम हो चुके थे ड्यूरिंग दैट फर्स्ट वेव। तो ये इकोनॉमिक। और डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी की भी वैल्यू में डिक्रीमेंट आना, वैल्यू में गिरावट आना, और उसके 3 प्रमुख कारण है। तो ये पूछ रहे फिजिकल किस कारण होता है, वियर एंड टियर, तो सही आंसर है वियर एंड टियर। ऑब्सिलिसेंस जो है ये इन दोनों में आता है। ऑब्सिलिसेंस 2 प्रकार का होता है, इकोनॉमिकल पैसे वाला या डिजाइन वाला। तो डिजाइन में चेंजेस आना, पुरानी डिजाइन हो जाना, ये सब फंक्शनल ऑब्सिलिसेंस है। और वॉर क्राइम पेंडेमिक से जो होना, ये इकोनॉमिकल ऑब्सिलिसेंस है, ठीक है। ये आप इसमें ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो भी सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, सीमेंट कॉन्क्रीट, उसमें फर्स्ट 5 ईयर कितना डेप्रिसिएशन होता है। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग है, बट अगर एसएससी की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका आंसर है वो है 0%। फर्स्ट 5 ईयर में कितना डेप्रिसिएशन है, 0%। दूसरा, डेप्रिसिएशन की हमारे पास मेथड्स कौन कौन सी हैं, तो मेथड्स आपको ध्यान रखनी है। एक मेथड यहां पर है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, एक मेथड है इसमें सिंकिंग फंड मेथड, और एक मेथड है इसमें क्वांटिटी सर्वे मेथड। नेक्स्ट इज एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग। हमें प्लास्टरिंग का एस्टिमेशन करना है। दीवार दे रखी है हमें, उसका जो हमें हाइट दे रखी है, लंबाई दे रखी है वो 4 मीटर लॉन्ग है, और हाइट दे रखी है 3 मीटर। साथ ही साथ प्लास्टर की जो थिकनेस है, दीवार की थिकनेस, जो दीवार है वो हमें बोला है 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। तो दीवार कितनी थिकनेस की है, 30 सेंटीमीटर। ये ऐसा हमें इसमें बोल दिया है। अब इसमें हमें आगे समझना है, ठीक है। अब यहां पर समझना, दोनों साइड का बोला है। प्लास्टरिंग पहली बात तो स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, तो ये क्यूबिक मीटर वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आपको प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मटेरियल वाइज नहीं निकालनी, प्लास्टरिंग वर्क कितना होना है वो निकालना है। और प्लास्टरिंग वर्क और पॉइंटिंग वर्क स्क्वायर मीटर में नापते हैं। तो यहां पे सिर्फ ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है, सिर्फ ये नापा जाएगा। तो ये सरफेस एरिया वन साइड के लिए कितना हो गया, 4 × 3 मतलब 12 मीटर स्क्वायर, और पीछे वाले साइड के लिए कितना हो जाएगा, 12। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के अजम्पशन आप ध्यान रखने हैं। आयलर इक्वेशन के भी वही अजम्पशन है, बर्नौली आयलर के। सबसे पहला अजम्पशन आपको ध्यान रखना है, या तो जो फ्लो हो
इज इरोटेशनल, या तो इरोटेशनल फ्लो हो, और या फिर अगर फ्लो इज रोटेशनल, अगर रोटेशनल हो देन शुड बी अलोंग सेम स्ट्रीम लाइन। ये पहला अजम्पशन है इसका, मतलब या तो इरोटेशनल हो और रोटेशनल हो तो फिर एक ही स्ट्रीम लाइन में हो, तब ही आपका विस्कस फोर्स जीरो होगा और आप बर्नौली आइलर लगा पाएंगे। दूसरा, फ्लो जो है वो स्टीडी होना चाहिए, साथ में जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, साथ में आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो हो, और विस्कोसिटी जीरो ना हो, रियल फ्लूइड हो, तो फिर आइडियल फ्लूइड के जैसा फ्लो हो। मतलब कि आइडियल फ्लूइड हो तो विस्कोसिटी जीरो होगी, तो भी विस्कस फोर्स जीरो हो गया, और आइडियल फ्लूइड फ्लो हो तो आपका ऐसे में जब आइडियल फ्लूइड फ्लो रियल फ्लूइड का ऐसा फ्लो होता है जिसमें सारी लेयर्स की वेलोसिटी सेम होती है, तो ऐसे रियल फ्लूइड के फ्लो को आइडियल फ्लूइड फ्लो बोलते हैं, तब भी विस्कस फोर्स जीरो हो जाता है। मेन आइलर और बर्नौली के लिए विस्कस फोर्स का जीरो होना इंपॉर्टेंट है। आइलर जो है ये कौन सी इक्वेशन है? आइलर की मोमेंटम इक्वेशन है। और बर्नौली की कौन सी इक्वेशन है? बर्नौली की एनर्जी इक्वेशन है। एनर्जी इक्वेशन हम आइलर में क्या करें कि बर्नौली मिलती है, तो ऑयलर में अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अपोजिट बोल दिया मैंने, अगर हम आइलर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें बर्नौली इक्वेशन मिलेगी, और बर्नौली का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आइलर है। मतलब आइलर इक्वेशन बर्नौली का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड है? बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। बर्नौली जब हम लगाते हैं तो हम इसमें कौन से फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? बर्नौली को तीन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास और पर यूनिट वेट। कौन सा ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? पर यूनिट वेट। और पर यूनिट वेट को क्या बोलते हैं? पर यूनिट वेट को हेड फॉर्म, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइट भी कहा जाता है। इतने आपको अजम्पशन बर्नौली और आइलर से ध्यान रखने हैं। सो फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज अनस्टेडी। एक और यहां पर आएगा, ये स्टेडी वाला हमने ले लिया है और इनकम्प्रेसिबल भी लिख दिया है, दोनों हो गए। रोटेशनल हो सकता है पर स्ट्रीमलाइन के अलाउंग होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन बोली नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे मेन, जब तक कि बाकी ऑप्शन सही ना निकल जाए। फ्लूइड इज आइडियल प्लास्टिक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आइडियल फ्लूइड हो या आइडियल फ्लूइड फ्लो हो, आइडियल प्लास्टिक नहीं बोला है। फ्लो इज अनस्टेडी गलत, तो सही आंसर होगा बी। हाँ, अगर ये फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल लिखा होता है, यहाँ पे कंप्रेसिबल लिखा होता तो फिर ये नहीं, तो फिर इसको ठीक करते, क्योंकि रोटेशनल हो सकता है बट कंडीशनल बेस्ड है। तो अभी अगर तीनों गलत होते तो फिर हम चौथे पर, फर्स्ट वाले पे जाते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, स्क्वायर मीटर में किसको नापते हैं? पॉइंटिंग वर्क स्क्वायर मीटर, सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन क्यूबिक मीटर, होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक वॉल, इसको भी हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर, इसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। आरसीसी छज्जा, और छज्जा के साथ आरसीसी का जाली वर्क और आरसीसी ये आर्च वगैरह, ये सब हम जाली वर्क को जाफरी वर्क भी करते हैं, तो आरसीसी जाफरी बोला जाए तो भी क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्यूबिक मीटर। वहीं पर अगर आपसे बोलें ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वर्क, पार्टीशन वॉल, हाफ ब्रिक पार्टीशन या हनीकॉम ब्रिक वर्क, तो ये जो सारे वर्क हैं इनको हम क्यूबिक मीटर के अंदर, सॉरी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। रोलिंग शटर, स्टील डोर्स और कोलैप्सिबल गेट, चैनल शटर, स्टील के दरवाजे, वो सब स्क्वायर मीटर में। डोर्स के पैनल्स, विंडो के पैनल्स, पल्ले, स्क्वायर मीटर। डोर और विंडो का फ्रेम, चौखट, क्यूबिक मीटर। कॉर्निस, कॉर्बेल, कॉपिंग, रनिंग मीटर।
तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, ए। डीपीसी वर्क स्क्वायर मीटर। द फ्लूइड इज आइडियल एज पर द अजम्पशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। इट मींस दैट आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? देखो आइडियल फ्लूइड के वैसे तो बहुत सारे मतलब हैं, बर्नौली में एक ही मतलब है। आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। आइडियल फ्लूइड वो जिसका डेंसिटी में चेंज जीरो, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, जो कि कुल मिलाकर इनकंप्रेसिबल हो। अगला, आइडियल फ्लूइड इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता। आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, मतलब बीटा जीरो होगा, और बीटा और बल्क मॉड्यूलस रेसिप्रोकल है, मतलब के इनफाइनाइट होगा। अगला, सरफेस टेंशन उसका जीरो होगा, तो उसमें कैपिलरी इफेक्ट आइडियल फ्लूइड में कभी भी कैपिलरी इफेक्ट नहीं आ सकता, इमेजिनरी फ्लूइड होता है। इतनी सब प्रॉपर्टी हैं। हाँ, बट बर्नौली में और आइलर में उसका मेन मतलब विस्कोसिटी से था, विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो बी आंसर, विस्कोसिटी जीरो। नेक्स्ट, फॉर बिग वर्क और प्रोजेक्ट द परसेंटेज एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइडेड इन दी एस्टिमेटेड फॉर द परचेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट। टूल्स प्लांट के लिए कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट में लिया जाता है? मैं आपको सब वन बाय वन सिखाता हूं। देखो, कंटीजेंसी पूछा जाए, मिसलेनियस चार्जेस, तो कंटीजेंसी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में पूछें तो 5 से 10%, और डिटेल्ड एस्टिमेट में अगर कंटीजेंसी पूछा जाए तो इसका सही आंसर है 3 से 5%। क्लियर है यहां तक? अगला, अगला आपसे पूछ सकते हैं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। वर्क चार्ज का 1.5 से 2%, 1.5 से 2%, एक वैल्यू पूछेंगे तो 2%। अगला, नेक्स्ट है वाटर चार्ज। वाटर चार्ज के लिए हमारे पास वैल्यू है 1 से 1.5%। अगर सिंगल वैल्यू पूछेंगे तो हम 1.5% पे टिक करेंगे। अगला, आपसे पूछेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के लिए लिए जाते हैं 10 से 15%। आपसे पूछेंगे डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल एंड सुपरविजन चार्ज, इसका कितना लेते हैं? तो डिपार्टमेंटल एंड सुपरविजन चार्ज का 10 से 15% ये भी लिया जाता है। आपसे पूछेंगे ओवरहेड चार्जेस का कितना लेते हैं? तो ओवरहेड चार्जेस का लगभग लेते हैं 5 से 10%, ये ओवरहेड चार्ज का है। नेक्स्ट, वाटर चार्ज आपको बता दिया। अगला इसमें आता है लमसम के परसेंटेज, तो डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक फैन वाला 8 8 8 4। टूल्स एंड प्लांट का पूछा, तो टूल्स एंड प्लांट का बच्चों लिया जाता है 1 से 1.5%, 1 से 1.5%। तो सही कहां ऑप्शन है यहां पर? सी आंसर, 1 से 1.5%। वर्क चार्ज, वाटर चार्ज, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल चार्ज, सुपरविजन, ओवरहेड चार्जेस। एक और आपसे यहां पर पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन, वो कब कंसीडर किया जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन हम तब कंसीडर करते हैं जब डिस्टेंस सप्लायर और साइड के बीच की 8 किलोमीटर से ज्यादा हो, तब हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। 8 किलोमीटर से कम डिस्टेंस होगी तो इतना आप मेनली इसमें ध्यान रखो। ठीक, तो सही हमारे पास आंसर क्या हो गया? 1 से 1.5%। तो यहां तक अभी हमने डिस्कस करा हमारा एस्टिमेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन को। अब जो रिमेनिंग पार्ट है बीएमसी, उसका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो विजय सर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो विजय सर डिस्कस करेंगे आपका रिमेनिंग बीएमसी का पार्ट। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के पार्ट से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसीएन विद रिस्पेक्ट टू द पेंट। पीवीसीएन का फुल फॉर्म क्या है? चलिए ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर, पेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर, पेंट वैल्यू कार्बन नंबर, पिगमेंट वैल्यू कार्बन नंबर। तो एक्चुअली में हमारे पास ये पेंट से रिलेटेड है, और पेंट में हमारे पास अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक बार उस पर विचार कर लेते हैं। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पेंट में क्या क्या होते हैं?
द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट वी हैव, पेंट किससे बनता है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है बेस। बेस जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, उसे हमें जो है वो घोलने के लिए रिक्वायरमेंट होता है एक लिक्विड फॉर्म, जिसे कहा जाता है क्या, सोलवेंट। तो सोलवेंट को हम यहां पर क्या कहते हैं, वेहिकल, या फिर वी कॉल इट एज कैरियर। ठीक है, इसके अलावा हमें हमारे पेंट को बढ़िया तरीके से माइक्रोपोर्स तक पेनिट्रेट कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है थिनर की, और वहीं पर हमारा पेंट जल्दी से बेहतर तरीके से सूख सके तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ड्रायर की। और पेंट को जिस कलर का चाहिए उसके लिए चाहिए होता है पिगमेंट। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पेंट में से उड़ जाती है और कुछ कंटेंट रह जाता है। बेस जो कि कंप्लीट पाउडर फॉर्म है वहीं पर रह जाएगा, ड्रायर जो कि प्रोसेस को बढ़ाता है, थिनर जो प्रोसेस को हमारे पास जो है वो हमारे पेंट को पतला करता है। तो ये सब चीजें उड़ जाती है, जो बचता है वो हमारे पास हमारा सॉलिड कंटेंट है, पेंट बच, पिगमेंट पोर्शन बचता है हमारे पास। इफ यू टॉक अबाउट द ड्रायर, हमारे पास कुछ मात्रा में बचेगा, कुछ उड़ जाएगा, वेहिकल काफी मात्रा में उड़ जाएगा, थिनर काफी मात्रा में उड़ जाएगा। तो कितना पोर्शन हमारे पास यहाँ पर पेंट में पिगमेंट से रिलेटेड है, और वहीं पर उसमें से कितना हमारे पास जो है वो नॉन वॉलेटाइल कंटेंट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास हमारे पेंट के अंदर, ठीक है, जितना भी हमारे पास हमने पिगमेंट का इस्तेमाल किया है, जितना भी हमने पिगमेंट का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर हमारे पास जो PVCN है, दिस इज रेफर्ड एज वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ टोटल नॉन वॉलेटाइल मटेरियल इनटू 100। जनरली इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज पिगमेंट वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन नंबर, PVCN, पिगमेंट वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन नंबर। एक और भी आप बात ध्यान रखिएगा कि हमारे इस पूरे के पूरे जो हमारा पेंट है, इस पेंट के अंदर एक और भी हमारे पास टर्म यूज होता है, विच इज बेसिकली रेफर्ड एज पिगमेंट कंटेंट टू दी बाइंडर रेशियो, कि कितना कंटेंट है जो हमारे पास पिगमेंट का पर्पस फुलफिल करेगा, कितना परसेंटेज हमारे पास ऐसा है जो कि हमारे बाइंडर के रूप में काम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। द डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवन इन, अलग अलग तरह की क्ले ब्रिक्स का हमारे पास डायमेंशन किसके अंदर मेंशन किया गया है। सो इफ यू टॉक अबाउट जो हमारी क्ले ब्रिक्स है, स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स के लिए जो कोड प्रेजेंट है हमारे पास वो ये है, IS 6165 1971। दिस इज दी कोड फॉर स्पेशल शेप ऑफ द क्ले ब्रिक्स। अगर हम बात करें हमारे पास इसके अलावा, तो हम बात करते हैं IS कोड 3951 1975। दिस इज फॉर दी होलो टाइल्स फॉर रूफिंग एंड फ्लोरिंग, होलो टाइल्स फॉर दी रूफिंग एंड फ्लोरिंग। तो ये हमारे पास जो है ये अलग अलग तरह के टाइल्स के लिए हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द कोड फॉर द टाइल्स, और ये वाला कोड भी जो है वो आपके पास टाइल्स के लिए ही है। दोनों ही कोड हमारे पास जो है वो टाइल्स के लिए है। तो बात ध्यान रखिएगा कि दिस इज द कोड फॉर द स्पेशल शेप ऑफ द क्ले ब्रिक्स, और ये हमारे पास जो होता है होलो टाइल्स के लिए जो हमारा कोड प्रेजेंट होता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हिच वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। तो कंक्रीट क्यूब्स की वाइब्रेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। आपने अगर अपनी कॉलेज की लैब में अगर आपने किया हो क्यूब कास्टिंग, तो वहां पर जनरली हमारे पास एक मशीन होती है विच इज बेसिकली टेबल वाइब्रेटर। तो जनरली टेबल वाइब्रेटर होता है जो कि आपके क्यूब्स को, कंक्रीट के क्यूब्स को वाइब्रेट करने में काम आता है, या फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट को हमें वाइब्रेट करने में काम आता है। इफ यू टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर, तो प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर हमारे पास जो है इट इज सिमिलर टू द टेबल वाइब्रेटर, लेकिन हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल वाइब्रेटर को और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसी को कहते हैं हम, दिस इज अगेन रेफर्ड एज इंटरनल वाइब्रेटर, या फिर हमारे पास जो है नीडल वाइब्रेटर कहा जाता है इसे।
नीडल वाइब्रेटर कहा जाता है इसे। और वहीं पर हमारे पास सरफेस वाइब्रेटर, जिसी को हम और क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम जो है वो स्क्रिड बोर्ड वाइब्रेटर भी कह सकते हैं, स्क्रिड बोर्ड वाइब्रेटर भी कह सकते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, स्क्रिड बोर्ड वाइब्रेटर को कहां यूज करेंगे, जनरली हमारे पास लार्ज सरफेसेस पर, लार्ज सरफेसेस यूज करेंगे जहां पर हमारे पास डेप्थ क्या हो, जहां पर हमारे पास डेप्थ जो है वो कम हो, यूजुअली हमारे पास 15 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, तो जनरली हमारे रोड सरफेस हो गया, वहां पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इंटरनल वाइब्रेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट दी टेबल वाइब्रेटर कहां यूज कर लेंगे, क्यूब या पीएससी में। अगली बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द कंक्रीट सो दैट द कंक्रीट डेवलप्स हार्डन प्रॉपर्टीज ओवर द टाइम इज कॉल्ड। तो कैसे होता है, बात करते हैं सॉफ्टनिंग की। सॉफ्टनिंग जनरली डन इन बिटुमिन, डन इन बिटुमिन, बिटुमिन में कराई जाती है सॉफ्टनिंग, कब, बिफोर बिफोर प्री मिक्सिंग ऑफ एग्रीगेट्स, बिफोर प्री मिक्सिंग ऑफ एग्रीगेट्स, प्री मिक्सिंग ऑफ एग्रीगेट्स, ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो और कोटिंग अच्छे से हो जाए रोड बनाते वक्त। क्यूरिंग कब कराते हैं, कंक्रीट में कराते हैं, किस लिए, मॉइस्चर को मेंटेन कराने के लिए, टेम्परेचर कंडीशन को मेंटेन कराने के लिए। तो आंसर तो क्या आ जाएगा इसका, बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। हार्डनिंग प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास सेल्फ प्रॉपर्टी है, कंक्रीट की सेल्फ प्रॉपर्टी है, ड्यू टू स्ट्रेंथ गेन, ड्यू टू स्ट्रेंथ गेनिंग से हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी निकल कर आती है, ड्यू टू स्ट्रेंथ गेनिंग, जो कि किसके से होगा, C3S और C2S की वजह से होगा। इफ यू टॉक अबाउट दिस सेटिंग, तो सेटिंग भी हमारे पास जो है वो सेल्फ प्रॉपर्टी है, ड्यू टू फ्लैश सेटिंग, या फिर ड्यू टू, लिखते हैं इसको, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ C3A एंड C4F विथ वाटर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सेटिंग की प्रॉपर्टी होगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कॉमन ग्लास इज ऑल्सो नोन एज पोटाश लेड ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, बॉटल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। तो पोटाश लेड ग्लास जो है हमारे पास, ये किससे मिलके बनता है, तो ये मिलके बनेगा हमारे पास हमारा सिलिका। सिलिका तो एक हमारा प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि सिलिका से ही ग्लास बनता है जनरली। लेकिन सिलिका के साथ अगर हमने मिला दिया लेड, और अगर साथ में मिला दिया हमने क्या, पोटाश, तो इसी को कहा जाता है पोटाश लेड ग्लास। और ये हमारे पास जनरली किस में काम आ जाता है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हमारे पास जो है ये, जब भी हम इसकी बात करते हैं पोटाश लेड ग्लास की, तो ये हमारे पास जनरली काम आ जाता है इन डिफरेंट पर्पसेस, जिनमें से हमारे पास सब अलग तरह के हमारे जो ग्लासेस होते हैं, उनमें से हमारे पास अगर हमें बनाना हो, कोई लेंस बनाना हो, आइदर वी आर प्रिपेयरिंग अ लेंस, या फिर हमें जो है बनाना हो प्रिज्म, तो लेंस की बात कर लो आप, जितने भी इंडस्ट्रियल लेंस होते हैं, इंडस्ट्रियल लेंस जितने भी होंगे उन सब में काम आ जाएगा। या फिर आप बात कर लो प्रिज्म की, तो प्रिज्म बनाने में काम आ जाता है ये ग्लास। इसके अलावा बात करते हैं सोडा लाइम ग्लास की, तो सोडा लाइम ग्लास कैसे बनेगा, आपने सिलिका को यूज किया, प्लस आपने जो है वो सोडा यूज किया, प्लस आपने जो है वो लाइम यूज किया, तो ये आपके लिए बन जाता है कि आपका सोडा लाइम ग्लास। और इसका पर्पस हो जाता है मोस्टली डोर्स और विंडोज के केस में, डोर्स और विंडोज के केस में। इसी ग्लास को एक और नाम से जाना जाता है, विंडो ग्लास कहते हैं इसे, इसी को विंडो ग्लास भी कहते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास हमारा पोटैश लेड ग्लास है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं यूजुअली पोटाश लेड ग्लास इज मोस्ट कॉमनली नेम्ड, चलिए ठीक है मैं उसका नाम रिकॉल करता हूं, इसी को कहा जाता है जनरली कॉमन ग्लास। ओके, इसी को कहते हैं फ्लिंट ग्लास, इसे कहते हैं फ्लिंट ग्लास, और ये कहलाता है हमारा कॉमन ग्लास। ठीक है, कैसे बनता है बॉटल ग्लास हमारे पास, अगर हमने सिलिकेट मिलाया, सिलिकेट ऑफ कैल्शियम
एंड आयरन, सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन अगर हम मिलाकर बनाते हैं तो हमारा बोतल ग्लास बनता है, जो कि जनरली किस में काम आता है, हाउस होल्ड बोतल बनाने में काम आता है, हाउस होल्ड बोटल्स बनाने में काम आता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोरोसिलिकेट ग्लास को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं पायरेक्स ग्लास, इसे कहते हैं पायरेक्स ग्लास कहते हैं। तो यहां पर क्या क्या ऐड होगा, आप बोरेक्स का ऐड करेंगे, बोरेक्स के साथ में आप लाइम यूज करेंगे, लाइम के साथ में सिलिका होगा और फिर साथ में होगा हमारे पास फेल्सपार। तो जितने भी लैब की बोतल बनती है, लैब इक्विपमेंट बनते हैं, वो सब इसी के थ्रू बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कॉमन ग्लास किसे कहेंगे, बॉटल ग्लास को कॉमन ग्लास कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, Which IS code provides recommended guidelines for the concrete mix design? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो concrete mix design के लिए काम में आ जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए आप, आपके अलग अलग कोड है, इनमें से एक कोड का नाम तो आपने बहुत ज्यादा कॉमनली सुना होगा, IS कोड 800। IS 800 जो है ये किस लिए यूज होता है, जनरल कंस्ट्रक्शन, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ किसका, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ये आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम IS कोड 12813 की बात करें तो ये जो कोड है हमारे पास, दिस इज फॉर केमिकल एनालिसिस, फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट एंड क्लिंकर, कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में है। तो स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम जो है यहां पर इस कोड के थ्रू परफॉर्म करते हैं केमिकल एनालिसिस। IS कोड 1373, 1373 नहीं लेकिन हाँ IS कोड 1343, इसके बारे में जरूर जानते हैं। ये हमारे पास हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए यूज होता है। और जो सबसे पहला दिखाई दे रहा है IS 10262, तो ये हमारे पास कोड है फॉर दी कंक्रीट मिक्स डिजाइन, फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रेड M20 हैज अ नॉमिनल मिक्स ऑफ, किसका नॉमिनल मिक्स है हमारे पास। तो M20 में व्हाट डज M रेफर्स टू, M का मतलब होता है मिक्स, ये हमें पता ही है, और वहीं पर हमें 20 का मतलब क्या पता है, ये 28 डेज स्ट्रेंथ है हमारे क्यूब की, ठीक है, इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो अगर मुझे यूज करना है क्या, 1, 3 और 6, क्या यूज करना है, 1, 3 और 6, तो 1, 3 और 6 हो गया हमारे पास, 1, 2, 4 हो गया हमारे पास, 1, 1.5, 3 हो गया हमारे पास। तो इसके अलावा एक और भी होता है हमारे पास, 1, 1, 2, ठीक है। जब हम बात करते हैं हमारे लिए, अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल 1, 1, 5, 10, 1, 5, 10 जनरली M5 के लिए यूज होता है। फिर 1, 3, 6 जनरली हमारे पास यूज होगा M10 के लिए। फिर 1, 2, 4 हमारे पास यूज हो जाएगा M15 के लिए। 1, 1.5, 3 यूज हो जाएगा हमारे M20 के लिए, और 1, 1, 2 यूज हो जाएगा M25 के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा मिक्स कंक्रीट बनता है। आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, 1, 1.5, 3, ठीक है, जो कि जनरली हमारे पास वॉल्यूम मिक्सिंग या वॉल्यूम बेचिंग को जो है वो इंडिकेशन देता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोटार इज ऑल्सो कॉल्ड, तो बाइंडिंग मटेरियल इन मोटार हमारे पास क्या क्या हो सकता है, बाइंडिंग मटेरियल इन मोटार क्या क्या हो सकता है, इस पर जरा विचार करते हैं। तो पहले तो समझो मोटार में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, ये बाइंडिंग मटेरियल को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो लाइम हो या फिर सीमेंट हो, इन दोनों को मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर इसके अलावा एडल्ट्रेंट हमारे पास मोर्टार बनाने के लिए जनरली सैंड हो सकती है या फिर सुर्खी हो सकती है, और जब ये सब चीजें मिलेंगी तो ये पेस्ट कहलाएगा, ऑल मिक्स्ड।
और एडमिक्सचर होता है हमारे लिए फॉर एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा, बाइंडर मटेरियल को मोर्टार में मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर आंसर, डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गुड ब्रिक अर्थ कंटेन्स दिस मच परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 20 से 30% एल्यूमिना कंटेंट ब्रिक के अंदर जनरली होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे ये रेंज गलत दे रखी है, हमारा जो है हमारे पास जो कंटेंट है वो 50 से 60% लगभग सिलिका कंटेंट होना चाहिए। यहां पर इसे हटाकर बात करते हैं 4 से 5% लाइम होना चाहिए। 9 से 10% इज अगेन रॉन्ग। लगभग हमारे पास जो है माना जा सकता है कि कुछ 7% के लगभग 5 से 7% मान लो आप, या 7 से 9% ले लो, हमारे पास होना चाहिए हमारा आयरन ऑक्साइड। और वहीं पर अगर बात करें लेस देन 1% होना चाहिए मैग्नीशिया कंटेंट। तो ये ब्रिक अर्थ के अंदर एल्यूमिना कंटेंट 20 से 30% होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पूछा गया है when bitumen is allowed to penetrate to full depth of stone layer it is called। तो जब हमारे पास बिटुमिन का यूज किस लिए हो रहा है, फॉर मिक्सिंग, फॉर कोटिंग एग्रीगेट्स इन मिक्स, पहली चीज तो ये। और दूसरा इसका पर्पस है फॉर फिलिंग एंड प्लगिंग वॉइड्स, फॉर फिलिंग एंड प्लगिंग वॉइड्स। वॉइड्स को फिल और प्लग करने में जो हमारे पास बिटुमिन का काम है वो यहां पर आ जाता है। अब बिटुमिन के अंदर हमारे पास हाफ ग्राउट कुछ भी नहीं होता, फुल चिपिंग कुछ भी नहीं होता, इन दोनों को हटा दो। बात आती है फुल ग्राउट और सेमी ग्राउट की। फुल ग्राउट का मतलब होता है जब हैवी रेनफॉल वाला एरिया हो, हैवी रेनफॉल वाला एरिया हो, हैवी रेनफॉल एरिया हो, तो हमें कंप्लीट लेयर में क्या करना पड़ता है, कंप्लीट लेयर हैज टू बी फिल्ड बाय बिटुमिन। तो अगर when bitumen is allowed to penetrate to full depth of stone layer it is called, क्या कहलाएगा, फुल ग्राउट कहलाएगा। और अगर हमारे पास मॉडरेट रेनफॉल एरिया है, क्या है, मॉडरेट रेनफॉल एरिया, तो मॉडरेट रेनफॉल एरिया में हमें कंप्लीट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन नहीं कराना पड़ता, कुछ पार्शियल डेप्थ तक कराते हैं, उसे कहा जाता है सेमी ग्राउट। मॉडरेट रेनफॉल एरिया में कुछ ही डेप्थ तक कराते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। The process by which timber is cut and sawn into section is called, क्या कहलाता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम, लकड़ी को आप प्रिजर्व किसी चीज से बचा रहे हो, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम इंसेक्ट या फिर फायर या फिर मॉइस्चर या फिर फंगस, इन सब चीजों से बचाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे कहा जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। फेलिंग ऑफ टिम्बर का मतलब होता है टू कट डाउन, कौन सा टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर। टू कट डाउन दी स्टैंडिंग टिम्बर हम क्या करते हैं, हम फेलिंग ऑफ ट्री कराते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर कैसे मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ हमारे पास, जब हम क्या कराते हैं, टू रिमूव excess moisture from timber, to remove excess moisture from timber, उसे कहा जाता है सीजनिंग। ठीक है, और कन्वर्जन हमारे पास क्या हो गया, जब हमें इसको कट करना पड़ता है इनटू डिफरेंट सेक्शंस, उसी कहा जाता है क्या, प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सेक्शंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम इज, तो लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा। भाई देखो आपके पास सिंपल सी बात है, एक होता है लाइमस्टोन,
जिसे कहा जाता है CaCO3। जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर हमारे पास बनता है CaO। इसी को कहा जाता है लाइम और इसी को कहा जाता है क्विक लाइम। लाइम कब कहेंगे? इफ इंप्यूरिटी परसेंटेज क्या हो, इफ इंप्यूरिटी परसेंटेज इज हायर तो लाइम कहेंगे। लेकिन अगर इंप्यूरिटी परसेंटेज कम हो तो फिर उसे क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लाइमस्टोन और ये हो गया हमारे पास हमारा लाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स इज। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मैंगलोर पैटर्न टाइल्स जो होती है हमारे पास, ये मैंगलोर, ये हमारे पास जो है मैंगलोर पैटर्न टाइल जो होती है, मैंगलोर पैटर्न टाइल जो होती है वो हमारे पास दो क्लास में होती है, क्लास AA और क्लास ए। ध्यान रखिएगा क्लास AA में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है वो है 18% और क्लास ए में है वो 20%। तो ध्यान रखिएगा आंसर यहां से पता होना चाहिए। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसको, ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। आंसर वुड भी 20 से 24% माना जा सकता है कि मैंगलोर पैटर्न टाइल के लिए मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 20 से 24% विल बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A30 ग्रेड बिटुमिन ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो देखो जब ग्रेड ऑफ बिटुमिन की बात करते हैं तो ग्रेड ऑफ बिटुमिन दो तरीके से बताया जाता है कि एक तो होता है पेनिट्रेशन वैल्यू के बेसिस पे, एक होता है पेनिट्रेशन वैल्यू के बेसिस पर और एक होता है विस्कोसिटी ग्रेडिंग। एक होती है विस्कोसिटी ग्रेडिंग। तो पेनिट्रेशन वैल्यू जो है वो पेनिट्रोमीटर में पता करते हैं। जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारे बिटुमिन को रखा जाता है और वहीं पर 100 ग्राम के पेनिट्रोमीटर की नीडल से हम 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेट करती नीडल उससे बताते हैं कि कितने mm का पेनिट्रेशन हुआ है, कितने mm का पेनिट्रेशन हुआ है ये पता लगाते हैं। और विस्कोसिटी ग्रेडिंग में बेस्ड ऑन द डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमिन हम पता करते हैं विस्कोसिटी ग्रेडिंग, जो कि बनती है VG40 VG30 VG10 सॉरी VG20 VG10। तो VG40 VG30 20 10 ये जो है हमारे पास ये सबकी अलग अलग पेनिट्रेशन वैल्यू निकल कर आती है। इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू होती है लगभग 40 से 60 के बराबर, 40 से 60 mm। इसकी होती है 50 से 70 mm। इसकी होती है 60 से 80 mm और इसकी होती है 80 से 100 mm। तो ये हमारे पास जो बिटुमिन है, बिटुमिन आता कहां से है? तो अलग अलग रिफाइनरी से आता है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं ए और या फिर एस, तो ए का मतलब होता है आसाम रिफाइनरी से आया है और एस मतलब सम अदर प्लेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए फॉर आसाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन द सीमेंट इज यूज्ड। कौन सी सीमेंट यूज की जाएगी? अब जरा देखो आपको यहां समझ में आना चाहिए कि एक लिखा हुआ है पोर्टलैंड पोजोलाना, तो ये हमारे पास जो है वो आज की तारीख में मोस्ट कॉमनली यूज हो गई। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्यों? क्योंकि इसने रिप्लेस किया किसको? वेस्ट, मतलब वेस्ट को रिप्लेस किया, या सॉरी वेस्ट से रिप्लेस किया सीमेंट को। तो सीमेंट रिप्लेस बाय वेस्ट, सीमेंट रिप्लेस बाय
फ्लाई ऐश, ठीक है। वहीं पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले बना करती थी, आजकल थोड़ी सी कम हो गई है। इसकी जगह पीपीसी का रिकमेंडेशन, पीपीसी रिकमेंडेड इंस्टेड ऑफ ओपीसी। वहीं पर बात करते हैं एक्सपांसिव सीमेंट, जनरली सल्फो एल्यूमिनेट मिलाया जाता है इसके अंदर। सल्फो एल्यूमिनेट मिलाएंगे तो सल्फो एल्यूमिनेट मिलाने पर हमें जो सीमेंट मिलेगी उसी कहते हैं एक्सपेंसिव सीमेंट, जो कि कहां पर काम आ जाएगी, रिपेयर ऑफ क्रैक्स, जनरली ग्राउंड बनाने में काम आती है और क्रैक में फिल करने में। और क्विक सेटिंग सीमेंट तो आप समझ ही चुके हो, आईएसटी जो है इसका 5 मिनट का हो जाता है और फाइनल सेटिंग टाइम इसका जो है वो लगभग 30 मिनट्स में ये हार्ड रॉक बन जाती है, ठीक है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो हमारे पास जनरली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में काम आती है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पास हमें सेटिंग प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो बात करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगला क्वेश्चन है एरेटेड कंक्रीट इज व्हाट इन वेट। तो एरेटेड कंक्रीट बनाएंगे कैसे? एरेटेड कंक्रीट में आइदर यू, ठीक है, बाय पासिंग एयर इन कंक्रीट या फिर बाय यूजिंग फोमिंग एजेंट्स, तो बनता है हमारे पास हमारा एरेटेड कंक्रीट। तो जाहिर सी बात है अंदर काफी सारे से वॉइड्स क्रिएट किए जाएंगे, तो हमारे पास वो क्या बनेगा, लाइट वेट ही बनेगा। हैवी वेट कंक्रीट बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, चाहे हैवी वेट हो, चाहे मीडियम हो, चाहे वेरी हैवी हो, यहां पर हमें जो है वो ज्यादा हैवियर एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, इनका यूज करके हम हैवी वेट कंक्रीट बना सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? चलिए, तो ये थी हमारे पास इस सेशन की कहानी। तो इस पूरे सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और एक छोटी सी बात आप जानते हुए जाइए कि जितनी हम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं, हम इससे कई गुना ज्यादा चीजें कवर अप कर पा रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स में, जो कि एसएससी 2023 के लिए वी हैव ऑलरेडी लॉन्च ऑन द एईसी प्लस एप्लीकेशन। आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो, जिसमें कि आपको आपकी टेस्ट सीरीज भी जो है वो मिल रही होगी फ्री विथ इट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी क्रैश कोर्स इज अवेलेबल। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हमें बात करना है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के ऊपर। आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आप इस सेशन को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेक्शन में।